यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एवरी संडे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप सभी के लिए करंट अफेयर का सेशन करता हूं। इस करंट अफेयर के सेशन का मेन उद्देश्य है कि वे सभी स्टूडेंट जो कि 2026 में यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं, उनको करंट अफेयर सिलसिलेवार तरीके से बड़ी ही सिक्वेंशियल और सिस्टमैटिक मैनर में कवर कराया जा सके। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि एक्चुअली में वो टॉपिक हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो चर्चा में है। जैसे कि यदि आप मेरा द हिंदू का सेशन अटेंड करते होंगे तो लगभग मैंने 2 बार केरला डेवलपमेंट के बारे में बताया है, और इससे संबंधित मैंने जो अदर फैक्टर्स हैं और साथ में जो अदर कंसेप्ट हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया है। दैट मीन्स कि यदि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स 2025 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक ये जो केरला डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूसली चर्चा में रहा है। दूसरी बात, एल नीनो के बारे में यदि आप बात करोगे तो ये भी कंटिन्यूसली चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 2025 में जो रेनफॉल आपको देखने के लिए मिली थी ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल थी। और यदि देखा जाए तो 2026 में ये आयास लगाए जा रहे हैं कि ये एल नीनो ट्रिगर हो सकता है इस समय, बिकॉज कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और इसके कारण जो बेसिकली विंड्स ब्लो की कंडीशन है ये ट्रिगर हो रही है, और इसके कारण भारत में जो मॉनसून है ये वीक हो सकता है, जिसके कारण मल्टीपल टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट हो सकती हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कंटिन्यूसली डिस्कशन में रहने वाली जो न्यूज है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट याद रखिएगा कि इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ने के लिए मैं इसकी पीडीएफ भी आपको देता हूं। इस पीडीएफ को आप या तो सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल से या फिर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक ज्योग्राफी की सीरीज भी आपके लिए चल रही है जिसकी टाइमिंग है मॉर्निंग में 5:30 AM। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपने ज्योग्राफी का थॉरली रिवीजन कर पाएं। ये तमाम प्रकार की जो सिनेरियो है ये आपके लिए आवश्यक थे। दैट इज वाई मैंने ये सभी बातें आपके साथ डिस्कस की हैं। आफ्टर ऑल अगेन मैं रिपीट करता हूं कि एक्चुअली में जो न्यूज में कवर कराऊंगा उनका जो क्रम रहेगा ये इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर बांटा है कि भाई एल नीनो बहुत लंबा टॉपिक है तो उसके बारे में बट ऑब्वियस सी बात है कि लंबा डिस्कशन होगा। देन उसके बाद एक और टॉपिक आता है राइट टू हेल्थ, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस में रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर केरला डेवलपमेंट पर आएंगे। इन तीनों टॉपिक्स को हम क्रमवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर गवर्नेंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साथ में अदर जो सेगमेंट होते हैं उनके हिसाब से। आगे बढ़े इससे पहले एक और बात बता देता हूं कि इस वीडियो में जो यानी कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं इसका जो मोड है ये ऑनलाइन भी है और एज वेल एज ये आपको ऑफलाइन मोड में भी देखने के लिए मिलेगी। दैट मींस कि यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनसे मैं आई कांटेक्ट करूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑनलाइन बैठे हुए स्टूडेंट पर मेरा ध्यान नहीं है। एक्चुअली में आप जो भी कमेंट करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी आप डाउट पूछते हैं, उनका रिप्लाई करने की, उनका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। मेरा प्रयास ये रहता है कि हर एक बच्चे के जो डाउट हैं ये मैं क्लियर कर पाऊं। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन है। ये करें स्टार्ट? चलो वेरी गुड। देखिएगा भाई, एल नीनो के बारे में पता है आप लोगों को? पता है ना? वेरी गुड। डिफाइन करो। सिंपल बात, पता है तो डिफाइन करो। अरे हाँ ना, पता है ना? अ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, एल नीनो के कारण क्या होता है, लानीना के कारण क्या होता है, ट्रिगर कैसे होता है, बस उसको एक बार थॉरली रिवाइज कर लेंगे हम। ठीक है, पता है ना फॉर्म कैसे होता है? अरे हाँ यानी सही सही बताओ, सही से बताओ। अनिल जी, नाम नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। चलो अच्छा ठीक है ना? आप बोलो। एल नीनो लानीना पता है ना? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। चलो ठीक है, जितना भी पता है मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो वर्ल्ड मैप देखने पर आपको मालूम चलेगा। एक सिंपल सा वर्ल्ड मैप मैं यदि यहां पर ड्रॉ करता हूं, पूरे वर्ल्ड मैप की जरूरत नहीं है, जितने वर्ल्ड मैप की हमको जरूरत है हम उतना ड्रॉ करेंगे। यानी कि मेनली हमको जरूरत है पैसिफिक ओशन वाले सेक्शन की, तो हम यहां पर ड्रॉ करते हैं एक्चुअली में पैसिफिक ओशन वाला एरिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, जस्ट अ सेकेंड, लाइट कलर ये है। यदि आप यहां पर देखोगे तो ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला एरिया। ठीक है, ये है पूरा पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट।
इसके ऊपर जब आप देखोगे तो ये है हमारा मैक्सिको गल्फ, और ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बे ऑफ हडसन। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन थोड़ा देर के लिए हम बंद कर सकते हैं क्या, है ना, ब्रिक्स समिट यदि बंद हो जाए तो हम समझ भी लेंगे। बट आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? हाँ, नहीं नहीं, तारीफ ही है ये। हाँ, है ना। चलो यहां पर देखना कि ये है एक्चुअली में हमारा ये नॉर्थ इंडिया वाला मैप, यहाँ पर अलास्का आता है और दैट इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है कैलिफोर्निया वाला सेक्शन। थोड़ा बहुत पहली बार देख रहे होगे इसको, नहीं ना, बना चुका हूं मैं ज्योग्राफी क्लास में, उसको याद रखिएगा। तो एक मैप हुआ हमारा ये, और इसी के वेस्टर्न पार्ट में यदि आप देखोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली हमारा पैसिफिक ओशन, वेरी गुड, प्रशांत महासागर वाला एरिया। हमें इतने की जरूरत है तो हम इतना ही बना रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप यहां पर आए तो ये वाला जो सेक्शन है इसको नाम दिया जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला रीजन, और आगे की ओर आओगे तो यहां पर मिलता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया, ये है कोरियन कंट्रीज, तो यहां पर आता है कामचटका का पेनिनसुला वाला सेक्शन। हम इतना ही लेकर अभी चलेंगे, ठीक है। नीचे नीचे आओगे तो यहां पर आता है इंडोनेशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड, सुमात्रा, बाली, जावा वगैरह, यहां पर आता है बोर्नियो आइलैंड, एंड दैट इज यहां आपको देखने के लिए मिलेगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन, और वेरी गुड, इसके नीचे आता है हमारा न्यूजीलैंड वाला एरिया। बात समझी, ठीक है। फिर वहां पर कुक स्ट्रीट वगैरह ये सब कुछ आपको पता है। कुल मिलाकर यदि आप इस मैप की बात करो तो आपको मालूम चलेगा कि भाई ये है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के यहाँ पर आपको दो पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे बाय द नेम ऑफ, एक आता है हमारा कौन सा, इसको नाम दिया जाता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर, और एक आता है हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इसको नाम दिया जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है। क्यों आता है, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंगली यदि आप देखेंगे और प्रशांत महासागर को यदि आप देखते हैं तो प्रशांत महासागर का ये वाला जो एरिया है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में काउंट किया जाएगा, और ये वाला पूर्वी प्रशांत महासागर में काउंट किया जाएगा। दिशाएं बदल जाती हैं, यहां पर जाकर मैंने बताया था। जब हाँ हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब आप पहुंचते हो यहां से 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है यानी कि देशांतरीय रेखा है वो गुजरती है। तो यहाँ पर याद रखना ये है हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर, आप थोड़ा ध्यान से समझना, और वो स्टूडेंट जो कि पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझना, और ये है हमारा क्या, पूर्वी प्रशांत महासागर वाला एरिया। अब जरा देखना कि होता क्या है एक्चुअली में। जब आप इस पूरे मैप का अध्ययन करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई वर्ल्ड में कई प्रकार की जो ट्रेड्स हैं, या फिर यूं कहा जाए कि वर्ल्ड में कई प्रकार की जो ट्रेड विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं, मतलब कि ये गुजरती रहती हैं। अब इन ट्रेड विंड्स में मल्टीपल इनके नाम आते हैं, कुछ लोकल विंड्स भी आती हैं, तो कई प्रकार की चीजें। हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, या तो मॉनसून विंड्स है ना, या फिर ट्रेड विंड्स। अब सिंपल सी बात है कि मॉनसून विंड्स बेसिकली हमारे यहाँ मॉनसून सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल यदि हैं तो हम इन्हीं मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर एक बात जानने वाली ये है कि एक्चुअली में ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये ब्लो कहां पर हो रही हैं, तो आपको पता है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको ज्यादा मौजूद देखने के लिए मिलेंगी। पता है ना ये बात, कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उससे पहले यदि मैं इसका एक बाइफरकेशन करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि भाई ये है हमारा पूरा वर्ल्ड मैप, और इसमें एक्चुअली में ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसको क्या नाम दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन, कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसको नाम दिया जाएगा भूमध्य रेखा का। इसके ऊपर जब आप आओगे तो यहां पर आपको कौन सी लाइन देखने के लिए मिलेगी, मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूं, बट याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है ये, और इसीलिए ये चाइना से भी पास होती है, बट मैंने इसको समझने के लिए स्ट्रेट बनाया है। जब आप नीचे आओगे तो यहां से आपको देखने के लिए मिलेगी कौन सी रेखा, दैट इज कॉल्ड मकर रेखा, ठीक है। लगभग यही आपको सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इनके बीच का जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। एक और बात याद रखना कि हमारे यहाँ जिस मानसून का आगमन हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं बता रहा हूं कि एल नीनो के बारे में क्या न्यूज है, इस न्यूज पर आएंगे, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। यदि ये है इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला रीजन, और यदि इंडिया में हम देखते हैं तो इंडिया में जो मानसून है ये बेसिकली किस डायरेक्शन से ट्रिगर होता है, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और यहां से मानसून, वेरी गुड, यहां से मानसून आता है, ये आगे बढ़ता है, और मानसून आगे बढ़ते हुए एक्चुअली में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है, फिर पूरे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यहां पर रेनफॉल होती है। दैट मींस ये जो रीजन हुआ या फिर ये वाला जो पोर्शन हुआ इसको नाम दिया जाएगा दक्षिण पश्चिम
मॉनसून का या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून इसको हम नाम देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़े। ये लाइन का यदि मैं नाम लिखना चाहूं या फिर आपको नाम में कंफ्यूजन हो रहा हो तो याद रखो कि यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मीन्स ये है हमारी कर्क रेखा। इसको नाम दिया जाता है इक्वेटर लाइन, दैट मीन्स भूमध्य रेखा का। और नीचे वाली जो रेखा है इसको नाम दिया जाता है मकर रेखा का, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। बात समझ में आया? अब जरा देखना कि एक्चुअली में कुछ ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि इस पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर से ब्लो करती हैं। एक कंसेप्ट आप यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में ये जो पवनें होती हैं जो कि इसके ऊपर से प्रवाहित होते हुए जा रही हैं, यहीं पर एक कंसेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बाजू वाली क्लास में। एक क्या? अच्छा अच्छा, ये ज्यादा लाइट है क्या? अच्छा, ठीक। पर फिर इसमें शायद दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है? ये सही है ये वाला? ठीक है, चलो। बेबी पिंक है नहीं ना यहाँ? जस्ट तो एक्चुअली मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये है पूरा पूरा कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ में भूमध्य रेखा वाला एरिया। यहाँ पर जो विंड्स ब्लो करती हैं, एक्चुअली में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि भाई वर्ल्ड में ये जितने भी डेजर्ट होते हैं, और खासकर कौन से, जो गर्म मरुस्थल होते हैं, जैसे कि लाइक थार डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट, भूमध्य ये सहारा डेजर्ट वाला ये जो एरिया है, ये जनरली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर आपको देखने के लिए मिलेंगी। वाई? क्योंकि याद रखो कि एक्चुअली में यहां पर जो भी पवनें प्रवाहित होती हैं उनका डायरेक्शन कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से ये डायरेक्शन होता है, दैट मीन्स ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ऐसे सुना है इसके बारे में? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए एक्चुअली में यदि कोई महाद्वीप है तो इसके एक भाग में, और ये भाग कौन सा रहेगा, पूर्वी भाग, यहां पर गर्म जलधारा, और पश्चिमी भाग में आपको ठंडी जलधारा का प्रवाह देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली पवनें हैं, ये एक्चुअली में यहां से जो वाटर वेपर है या फिर जो जलवाष्प है, इसको लेकर धक्का देती हैं या फिर पुश करती हैं किसी कॉन्टिनेंट की ओर। और इसके कारण कॉन्टिनेंट मिलने के साथ ही, लैंड एरिया मिलने के साथ ही, ये वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प ऊपर जाती है। ऊपर जाने पर जो यहां पर यानी कि हम बोलते हैं लैंड एरिया से दूरी बनती है, तो लैंड एरिया से दूरी बनने के कारण ठंडी बढ़ती है, यानी कि ये जो वाटर वेपर है, ये जो जलवाष्प है, ये ठंडी होती है नीचे से ऊपर जाने पर। और जैसे जैसे ये ठंडी होती है तो इसमें एक क्रिया होती है बाय द नेम ऑफ संघनन, और संघनन की क्रिया के द्वारा फिर यहां पर बादलों का निर्माण आपको देखने के लिए मिलेगा। यहीं पर यदि मैं अपनी बात रोकूं तो याद रखना कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, इन सभी एरिया में ऐसा ही होता है। यहां याद रखो कि ये जो प्लेस है ये यूनिक इसलिए मानी जाती है क्योंकि भाई यहां से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरी भाग से ये जो व्यापारिक पवनें थी या फिर ये जो मानसूनी पवनें थी, इन्होंने प्रवेश किया तो अपने साथ मैसिव जलवाष्प ये लेकर अंदर एंटर करती हैं। अंदर एंटर करी तो इन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर रेनफॉल कराया, दैट इज वाई यहां पर आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिला किसका, जो अमेजोन फॉरेस्ट थे ना, वर्ल्ड के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में काउंट किए जाते हैं, उनका आपको यहां पर फॉर्मेशन देखने के लिए मिला, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये बाहर निकली तो यदि मान लो इनकी पावर अभी भी उतनी ही है, यानी कि पावर थोड़ी सी ज्यादा है, तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में या फिर पश्चिमी भाग में मौजूद जो भी जलवाष्प है या फिर जो भी गर्म पानी है, वार्म वाटर, ये गर्म पानी कहां रहेगा, तो सागर है, तो सागर की जो ऊपरी सतह रहेगी, यहां गर्म पानी रहेगा, इसको ये आगे की ओर पुश करेंगी। कहां पर? आगे की ओर। और जब इसको आगे की ओर पुश करेंगी तो इसके कारण याद रखिएगा कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में क्या होगा,
एक्चुअली में यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी ठंडी जलधारा। क्या मिलेगी? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा कैसे बनी? क्योंकि एक्चुअली में इसने क्या किया, यानी कि यहां से एंटर करने वाली जो जलधारा थी या फिर जो भी पवन थी, उसने उसके पावरफुल होने के कारण महाद्वीप के पश्चिमी भाग से इसने सी सरफेस के जो वाटर था या फिर समुद्र तल का जो पानी था, इसको आगे की ओर पुश कर दिया। बात समझे? इसको आप ऐसा समझ लो कि भाई जब आप गर्म पानी गीजर में करते हो और जब आप इसको टैप चालू करके बाल्टी में भरते हो तो क्या होता है कि ऊपर का पानी गर्म रहता है, नीचे का पानी अभी भी ठंडा है। एक काम करना कि ना उस पानी में हाथ डालना, आपको महसूस होगा कि ऊपर गर्म महसूस हो रहा है और नीचे ठंडा पानी महसूस हो रहा है। इसीलिए आप क्या करते हो, मग लेते हो और उसको मिक्स करते हो। दैट मीन्स ऊपर का पानी गर्म है। क्यों है? क्योंकि गर्म पानी एक्चुअली में हल्का होता है। ठीक है, अब सनलाइट सी सरफेस पर पड़ रही है, सनलाइट के सी सरफेस पर पड़ने के कारण एक्चुअली में ऊपर का पानी तो गर्म हो रहा है, नीचे का पानी कंपैरेटिवली उतना ज्यादा गर्म नहीं है। अब होता यह है कि ऊपर के पानी को इसने विस्थापित किया है आगे की ओर, तो नीचे का जो कंपैरेटिवली ठंडा पानी है ये ऊपर आया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो पानी आगे की ओर विस्थापित हुआ है ये कहीं तो जाएगा ना, और ये रुकेगा कहां पर जाकर? जब इसके सामने कोई वॉल आ जाए। तो यहां पर है एक कॉन्टिनेंट और ये पानी आगे की ओर बढ़ता है, ये प्रशांत महासागर की बात हो रही है, ये पानी आगे की ओर बढ़ता है और यहां पर आ जाता है क्या? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के बिल्कुल यहां पर जाकर किनारों में जाकर ये पानी एकत्र होता है। बात समझी? बट ये जो सनलाइट है ये यहां पर भी थी, पहले से यहां पर भी थी, यानी कि यहां वार्म वाटर जितना था वार्म वाटर यहां पर भी था, गर्म पानी। ठीक है, हुआ ये कि ये जो एक्स्ट्रा गर्म पानी यहां पर आया तो इसके कारण कंपैरेटिवली इसका जो टेम्परेचर था ये बढ़ गया। बात समझी? अब इसके कारण एक अलग प्रकार की एक्टिविटी होगी। ठीक है, यानी कि यहां पर अब आप देखोगे ये वाला कलर दिख रहा है, विजिबल है पक्का, बेबी पिंक। चलो यहां पर आओ, ये तो यहां पर इन कंपैरेटिवली यदि आप देखोगे तो बेसिकली यहां का जो टेम्परेचर था ये इन कंपैरेटिवली आप बोलोगे कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो गया। बात समझिए? क्यों हो गया? क्योंकि यहां का गर्म पानी भी यहां पर एकत्र हो गया। ठीक है, तो यहां का टेम्परेचर कंपैरेटिवली एक्सट्रीमली हाई हो गया। और आपने क्लाइमेटोलॉजी में ये फंडा पढ़ा है कि यदि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो प्रेशर, वेरी गुड, वायु दाब कम होता है तो प्रेशर एक्सट्रीमली लो हुआ। भाई प्रेशर एक्सट्रीमली लो हो गया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक्चुअली में जो टेम्परेचर है ये लो हुआ और साथ में प्रेशर हाई हो गया। और क्लाइमेटोलॉजी में ही जो सेकंड नियम कहता है पवनों का, ये क्या कहता है कि यदि पवनें ब्लो हो रही हैं, यदि विंड्स ब्लो हो रही हैं तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर पवनें चल जाएंगी। तो एक्चुअली में होता ही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं, नीचे से मिल रही है वाटर वेपर और ये वाटर वेपर को लेते हुए क्या कर रही हैं? अपने अंदर संग्रहित कर रही हैं और आगे चलकर फिर ये ऊपर होंगी। जब ये लैंड एरिया इनको मिल जाएगा तो फिर ये अपवर्ड मूव करेंगी, यानी कि ऊपर की ओर ये अवगमित होंगी और उसके बाद इनमें संघनन होगा, बादल का निर्माण होगा और फिर बारिश होगी। इट्स अ सिंपल फंडा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ये सिंपल सी बात है। अब याद रखो कि ये पूरी पूरी जो एक्टिविटी है ये हो कब रही है? ये हो रही है जब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको दिखाई दे रहा है मॉनसून सीजन, मॉनसून सीजन। बात समझी? यानी कि यहां पर मॉनसून ट्रिगर हो रहा है ड्यू टू आईटीसीजेड, कि आईटीसीजेड का मूवमेंट हो रहा है और ये थार डेजर्ट में आ गया है। और थार डेजर्ट में जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना है इसको भरने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून से पवनें आ रही हैं और ये कराएंगी वर्षा। ठीक है, बात समझिए? और उसी समय ये वाली जो एक्टिविटी है ये हो रही है। बात समझिए? अब हुआ ये कि भाई ये आगे की ओर आई पवन, ये पवनें एक्चुअली में कुछ पावरफुल थी और ये जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पहुंची तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न कोस्ट था या फिर जो पूर्वी तट था यहां पर बारिश कराई। और इसी समय भारत में मानसून आ रहा था तो ये भारत की ओर मुड़कर इन्होंने दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या किया? स्ट्रॉन्ग। बात समझी? और ये जो कंडीशन हुई इसको बेसिकली क्या नाम दिया गया? ला नीना का। किसका नाम दिया गया? ला नीना का। तो ये बेसिकली ला नीना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि इंपॉर्टेंट है इस फंडे में। आप समझ लो कि एक्चुअली में यदि भारत में ला नीना आया दैट मींस भारत में रेनफॉल अच्छा होगा, नो डाउट कई एरिया में फ्लड आएगा, पर वो जो फ्लड है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों रहेंगे। साथ में एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छा होगा, किसानों को फायदा होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तमाम प्रकार की चीजें।
जैसे इस साल यदि आप देखोगे तो बारिश बहुत ज्यादा हुई थी इस साल, ये वाई लानिना का इंपैक्ट था। बट याद रखो कि ये जो लानिना है, इसी की जो रिवर्स कंडीशन होती है इसको एलनीना का नाम दिया जाता है। और यदि एलनीना आया तो एलनीना एक तो 2 से 7 साल के गैप में आता है, सामान्यतः ये देखा गया है कि 2 से 7 साल के गैप में ये आता है। और 1997 1998 में जो एलनीनो आया था ये बेसिकली बहुत डिजास्ट्रेबल था, आपदाकाली था। और इसके कारण ना इसी समय यदि आप देखोगे तो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था क्या, जो एलपीजी है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसी के कारण आप देखोगे कि उस समय एक स्टेटमेंट आया था कि सर भारत में जो एग्रीकल्चर है ये वापस से डिस्ट्रॉय हो रहा है। भारत में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है ना, कृषिगत उत्पादकता है, ये वापस से कम हो रही है। तो क्या भारत में जो एलपीजी इंट्रोड्यूस हमने किया है 1991 में, क्या ये समाप्त हो जाएगा? ये तमाम प्रकार की बातें आपको यहां पर देखने के लिए मिली थी। वाई? क्योंकि उस टाइम का जो एलनीनो था ये बहुत ज्यादा आपदाकारी था। इवन यदि आप 1967 से लेकर अभी तक की हिस्ट्री आप खंगालते हो तो लगभग 6 से 7 बार आई थिंक ये जो एलनीनो की कंडीशन है ये आपको देखने के लिए मिली है। नहीं तो एवरी ईयर क्या आता है, लानीना। अब यहां पर याद रखना कि ये नॉर्मल कंडीशन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वर्तमान में न्यूज ये है, आप इसको यदि सुनोगे कि भाई 2026 में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 में ये जो एलनीनो है ये आ सकता है। और क्यों कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि यदि प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी सरफेस टेम्परेचर है, मतलब कि समुद्र सतह का जो तापमान है ये कंटिन्यूसली, समुद्र सतह, समुद्र तल नहीं, मैंने तल बोला है पीछे, तो समुद्र सतह का जो तापमान है ये इंक्रीज हो रहा है। और समुद्र सतह का तापमान बढ़ने के कारण एक्चुअली में हो ये रहा है कि भाई इन विंड्स के ब्लो में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और जहां पर पहले हाई टेम्परेचर हुआ करता था वहां पर इन कंपैरेटिवली आपको उतना हाई टेम्परेचर मिल नहीं रहा है, लो मिल रहा है। और दूसरी बात कि जहां पर लो मिलना चाहिए था वहां पर हाई हो रहा है। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लेना कि ये जो न्यूज है ना ये बहुत डाइवर्सिफाई न्यूज है। मैंने इसको शुरू किया है वेरी सिंपल मैनर में, बट याद रखिएगा कि ये डाइवर्सिफाई इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी में यदि आप कई एग्रीमेंट्स को, कई एमओयूज को भी एड ऑन करेंगे, जैसे कि लाइक एनवायरमेंट में आपने एक पेरिस एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा, जब आप उसके बारे में बोलते हैं तो उसके फेल होने का एक मेन रीजन ये निकल के आता है कि भाई उसमें जो क्लॉज दिए गए थे कि हम अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, इस टारगेट को हमने बहुत पहले अचीव कर लिया। दैट मीन्स 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमने अर्थ का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज कर दिया है। और ये जो अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है इसके कारण याद रखिएगा कि ये जो विंड्स ब्लो करती थी इनमें कई प्रकार के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। और इवन हम डिफॉरेस्टेशन तो कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये तो हो ही रही हैं। इन पूरी चीजों का असर, इन पूरी चीजों का जो असर है ये ओशंस पर भी पड़ रहा है। और ओशन पर ऐसे बढ़ रहा है कि भाई वहां की जो समुद्र सतह है इसका तापमान बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में जो नॉर्मल कंडीशन होती थी अब वो बहुत ज्यादा या तो इंटेंसिफाई हो रही हैं, और नहीं तो इनकी जो रिवर्स, अपोजिट या फिर विपरीत स्थितियां थी ये आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो 2026 के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सर यहां पर एल नीनो आ सकता है। और याद रखो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, और यदि 2026 में ये जो एल नीनो आया तो अभी यदि हम इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसकी बात करते हैं तो इंडिया में कई प्रकार की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटीज पहले से चल रही हैं। इवन अकेले इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में यदि आप इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की बात करोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे मिलेंगी तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड में किस किस प्रकार की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी मिल रही है। इसका एक सीधा साधा प्रत्यक्ष जीता जागता एग्जाम्पल आप ऐसे लगा सकते हैं कि भाई आपने एचडीएफसी का नाम सुना होगा। और ये जो एचडीएफसी है इसके बारे में कहा जाता था कि यार किसी के भी शेयर नीचे आए, एचडीएफसी में यदि आपने पैसा लगाया है तो इसमें आप लॉस में नहीं जा सकते। बिल्कुल ट्रू फैक्ट है कि कल मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, उन्होंने बताया था कि भाई मेरा ना बहुत पैसा एचडीएफसी में लगा हुआ था, और आज की कंडीशन में जब से ये इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है जब से लेकर अभी तक 1 महीने में 6 लाख के लॉस पर चले गए हैं वो। ये मतलब कि ऐसे ऐसे जो मार्केट क्राइसिस हैं ये आपको देखने के लिए मिल रहे हैं।
और इन मार्केट क्राइसिस के बीच में यदि कोई भी क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिजास्टरेबल हो सकते हैं इंडिया के लिए। तो अब याद रखना कि एल नीनो क्या होता है और लानीना क्या होता है, एक बार मैं इसको कंपाइल करता हूं। तो यदि मान लीजिए कि भाई ये है हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, या फिर इसको नाम दिया जाता है एशिया कॉन्टिनेंट वाला एरिया, यदि ये है एशिया महाद्वीप, और ये है हमारा क्या, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो जब जब भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, मैं मेंशन भी कर देता हूं कि दैट इज, दिखे ना तो बता देना, मैं कलर चेंज कर दूंगा, दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और जो सेकंड पोर्शन है इसको नाम दिया जाता है किसका, ये है हमारा एशिया महाद्वीप या फिर एशिया कॉन्टिनेंट वाला एरिया। जब भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आप देखोगे कि यहां पर कंपैरेटिवली, इन कंपैरेटिवली, ठीक है, टेम्परेचर कम और साथ में प्रेशर ज्यादा हो, और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम हो, ठीक। तो इस कंडीशन में जो पवने हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देती हैं, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये चलना शुरू करती हैं, और फिर यहां पर पहुंचकर ये ऊपर की ओर मूव करती हैं, और ऊपर की ओर मूव करते हुए एक्चुअली में ये एक प्रकार की कोशिका का निर्माण करती हैं। और ये जो कोशिका है इसमें कहां पर कौन सी एक्टिविटी होगी, तो इसके बारे में याद रखो कि भाई होता है एक्चुअली में एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अच्छा ब्रिक्स है, हाँ सॉरी, क्या सॉरी क्या बोला आपने, पढ़ा है, हाँ याद आ गया। सर ये जो महासागर में हाई प्रेशर तो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में जब ये वाली कंडीशन क्रिएट होती है तो कहां पर क्या, कहां पर कौन सी घटना ट्रिगर होती है उसके बारे में याद रखो कि भाई एशिया कॉन्टिनेंट में क्या हो जाएगा। एशिया कॉन्टिनेंट में एक तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कौन सा वाला भाग, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग, पूर्वी, वेरी गुड, पूर्वी भाग में आपको रेनफॉल यानी कि जो वर्षा है ये देखने के लिए मिलेगी। साथ में यदि आप देखते हो तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहां पर जो वर्षा काल है ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वर्षा काल थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा कि इसके कारण इंडिया का जो एग्रीकल्चर है ये बहुत अच्छा होगा। क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा, यानी कि कृषि बहुत अच्छी हो जाएगी। नेगेटिव इंपैक्ट के तहत यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जो क्या फ्लड यानी कि बाढ़ की समस्या है ये थोड़ी सी आपको ट्रिगर होती हुई देखने के लिए मिलेगी। साथ में जो इकोनॉमी है इस पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बात समझिए। अच्छा, इसके बारे में बात ही क्यों की जा रही है कि भाई 2026 में एल नीनो की जो स्थिति है ये पैदा हो सकती है, क्यों बात की जा रही है, क्योंकि याद रखिएगा कि एक्चुअली में ना पैसिफिक ओशन में चलने वाली जो विंड्स हैं ये इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रही हैं, और यदि ये इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को इंपैक्ट कर रही हैं तो इससे निपटने के लिए हमें बजट में इसका प्रावधान करना होगा। दैट मीन्स कि ये जितने भी क्लाइमेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितने भी मौसम विज्ञान से संबंधित संगठन होते हैं, ये जो कि मौसमी जानकारी देते हैं, तो बजट बनाते समय हम इनसे डेटा लेते हैं कि बताओ इस साल प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की स्थिति कैसी है। तो जैसा भाई साहब आपने बोला कि एक्चुअली में इंडियन ओशन में जो डीप प्रिपरेशन क्रिएट हो रहा है, हाई टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, तो ये सभी बातें जानना क्यों जरूरी है, ताकि हम बजट में उसके अकॉर्डिंगली उतना जो पैसा है इसको एलोकेट कर पाए, साथ में उसके लिए हम प्री प्रिपेयर तो रहें, रेडीनेस तो ला पाए, बात समझे। और इसके लिए ये जो न्यूज है ये जरूरी होती है, यानी कि आपसे डायरेक्टली प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए ये एल नीनो जो है ये सबसे ज्यादा डिजास्टेबल कब हो जाता है, क्यों होता है, एनवायरमेंट से जुड़े हुए सिनेरियो के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और जब ये मान लो यदि भारत में एल नीनो आया तो इसके कारण भारत के मेजर इंपैक्टफुल जो स्टेट्स हैं ये कौन से होंगे, यानी कि कहां पर इसका सबसे ज्यादा आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, ये तमाम प्रकार की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आई। आफ्टर ऑल तो यहां पर याद रखिएगा कि एक तो ये घटना, दूसरी घटना यह है कि एक्चुअली में जब विंड्स नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं तो ये वर्षा कराती हैं, और वर्षा के कारण ये सभी जो कंडीशंस हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी बात ये है, डार्क कलर कहां दिख रहा है यार,
है ना, बहुत डार्क है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन चेंज करते हैं। चलो देखना, अब जब वेंट्स नीचे से ऊपर की ओर ब्लो करती हैं तो ये संघनन होता है, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और फिर यहां पर आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर ये तमाम प्रकार की जो सिनेरियो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में तो विंड्स ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, और जब विंड्स ऊपर से नीचे की ओर आती हैं तो इसके कारण क्या होता है कि रेनफॉल होगा क्या, यहां पर नहीं होगा, यानी कि रेनफॉल नहीं होता। और जब यहां पर रेनफॉल नहीं होता तो इसके कारण एक्चुअली में क्या होता है, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। और जब भी मरुस्थलीय क्षेत्रों का निर्माण होता है तो इससे एक और बात याद रखो कि एक्चुअली में ये जितने भी वार्म डेजर्ट हैं, ये जितने भी गर्म मरुस्थल हैं, ये एक प्रकार से हॉटस्पॉट माने जाते हैं किसके, माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर प्रवासी पक्षी। बात समझ में आया, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रवासी पक्षी। अब ये जो प्रवासी पक्षी यहां पर आएंगे, ये खाना पीना खाएंगे मस्त आराम से, क्यों, कंपैरेटिवली यहां पर हाई टेम्परेचर है, तो अलग अलग एरिया से, कैस्पियन सी, अरल सी, है ना, रशिया, यूक्रेन, यूरोप, ये तमाम प्रकार के एरिया से यहां पर आपको प्रवासी पक्षी आते हुए मिलेंगे। अब ये जो प्रवासी पक्षी हैं यहां पर आएंगे और फिर ये जो एक्सक्रेटा करते हैं, एक्चुअली में एक्सक्रेटा मतलब होता है कि ये जो मल त्याग करते हैं ये डाइल्यूट होता है, और इनका जो मल होता है ये बेसिकली एनपीके से रिच होता है। बात समझे। अब यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में हुआ ये कि भाई प्रवासी पक्षी आए, प्रवासी पक्षियों ने यहां पर एक्सक्रेटा किया, और इनका जो एक्सक्रेटा है ये बेसिकली जो एनपीके है इससे बहुत ज्यादा रिच है, और इसीलिए इनसे जो रॉक फॉर्म हुई, इनको क्या नाम दिया गया, बर्ड ड्रॉपिंग रॉक। यहां पर बर्ड ड्रॉपिंग रॉक आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ये जो बर्ड ड्रॉपिंग रॉक हैं ये एनपीके से रिच हैं, और एनपीके इज अ वेरी इसेंशियल थिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि जो कृषिगत उत्पादनता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगी। तो होगा ये कि भाई जो रासायनिक खाद उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं या फिर कंपनीज हैं, इनको उठाएंगी, इनको उठाकर बाजू में इंडस्ट्री में ले जाएंगी, यहां पर इन बर्ड ड्रॉपिंग रॉक से ये रासायनिक खाद और उर्वरक बनाएंगी, और इससे याद रखिएगा दैट मींस केमिकल जो पेस्टिसाइड वगैरह है ये सब बनाया, और इससे इसका यूज हमने किया किसमें, जो कृषिगत उत्पादन क्षमता है ये बढ़ाने में, कृषि उत्पादकता ये बढ़ाने में। अब जरा समझने की कोशिश करो कि चलो ये तो हो गया, अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा चल रहा है और ऐसा चलता रहेगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि इनके लिए ये डिजास्टेबल कंडीशन नहीं है कि यहां का जो गर्म पानी है ये आगे विस्थापित हो रहा है, ये हैबिचुअल हो चुके हैं कि भाई ये कंडीशन नॉर्मल है, चलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। नेचर ने कुछ किया है तो सोच समझ के किया है कि भाई यहाँ के लिए अलग इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन किसी और कंडीशन पर बेस्ड है, तो दोनों को मैनेज कर लिया। अब याद रखो कि हुआ ये कि सी सरफेस का टेम्परेचर अचानक से बढ़ा, सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअली में ये जो विंड्स हैं इनके डायरेक्शन की, इनके जो प्रवाह की दिशा थी इसमें परिवर्तन हुआ। दूसरी बात यह है कि ये वीक हो गई, यानी कि अब जो हमारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंटर करने वाली जो विंड्स थी, बेसिकली यहां पर ये कहां गया, ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंटर करने वाली जो विंड्स थी, यदि ऐसा समझ लो कि इन कंपैरेटिवली ये वीक हो गई, कंपैरेटिवली वीक, तो भाई ये आगे की, यानी यहां तो बारिश कराएंगी, बट आगे की ओर जाकर यहां वेस्टर्न पार्ट में जो पानी है इसको ये एशिया की ओर धक्का नहीं दे पाएंगी, इसके कारण पानी मूव नहीं कर पाएगा। बात समझी। और जब पानी मूव नहीं कर पाएगा तो यहां पर एक्चुअली में होनी चाहिए थी ठंडी जलधारा, और हो जाएगी कैसी, गर्म जलधारा। दैट मीन्स कि इसकी अपोजिट कंडीशन ये होगी कि अगेन, इसकी अपोजिट कंडीशन ये हो जाएगी कि अगेन यदि इस बात को आप समझने की कोशिश करो तो भाई ये हमारा क्या, दैट इज एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा क्या आया है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एक नॉर्मल फंडा ये था कि यार यहां पर होना चाहिए था टेम्परेचर लो, बट विंड्स हो गई हैं वीक, और विंड्स के वीक होने के कारण यहां पर आपको देखने के लिए मिला है टेम्परेचर हाई, और टेम्परेचर हाई तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लो। बात समझे। अब यहां का कंपैरेटिवली टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो, और प्रेशर क्या हो जाएगा,
हाई, और विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये एरिया कौन सा है, तो बस वही जो हमने पीछे लिखा है, वही ये एशिया कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट है, दैट मीन्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पश्चिमी प्रशांत महासागर, और यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, पूर्वी प्रशांत महासागर वाला ये एरिया है। हुआ ये कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से एक्चुअली में ये जो विंड्स हैं कुछ इस प्रकार से, सॉरी एशिया महाद्वीप से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ओर ये विंड्स इस प्रकार से ब्लो करेंगी, ठीक है। यहां पर आकर यहां तो आपको देखने के लिए मिलेगा एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन वाला एरिया, एंडीज माउंटेन के सहारे ये ऊपर उठेंगी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ना एंडीज माउंटेन, इसके सहारे ये ऊपर उठेंगी और ऊपर जाकर ये एक रिवर्स सेल का फॉर्मेशन कर रही है। व्हाई दे आर कॉल्ड रिवर्स सेल, क्योंकि ये देखो रिवर्स सेल है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन ये है और एक्सट्रीम कंडीशन ये है। अब इसके कारण क्या होगा, यानी कि ये जो नॉर्मल कंडीशन है इसको नाम दिया जाएगा किसका, दैट इज कॉल्ड ला नीना। किसका नाम, ला नीना। और जो एक्सट्रीम या फिर रिवर्स कंडीशन है इसको क्या नाम दिया जाएगा, किसका नाम दिया जाएगा, वेरी गुड, एल नीनो का, दैट इज कॉल्ड एल नीनो, ठीक है। तो एक होता है एल नीनो एंड द सेकेंड वन इज ला नीना। अब जरा देखना कि इसके कारण क्या प्रॉब्लम ट्रिगर्स होती हैं, इसके बारे में याद रखो कि सबसे पहले ये है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से जो विंड्स हैं ये जा रही हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ओर। तो जो कंडीशन यहां पर आई थी उसकी रिवर्स कंडीशन आप यहां पर एड ऑन करो। जैसे कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जब एक्चुअली में रेनफॉल हुआ था ईस्टर्न कोस्टल एरिया पर, तो पूरा पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट मतलब कि जब आप ऑस्ट्रेलिया मैप को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का 90 to 95% ऑफ एरिया है ये डेजर्टिफाइड है, पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पता है ना, ये 90 से 95% भाग ये मरुस्थलीय है। क्यों, यही विंड्स ब्लो के कारण। अब यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में जो ऑस्ट्रेलिया में बारिश हुई थी, तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम होगी यानी कि वर्षा कम हो जाएगी। वर्षा कम होने पर बट ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, तो तापमान में गड़बड़ी आएगी, और तापमान में गड़बड़ी आने पर क्या हो, कौन सी एक्टिविटी होगी जल्दी बताओ, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। आपने कौन सा फायर बोला देवी जी, क्या, संयम, आ गया है, पानी पीना पड़ गया मुझे। ये तो यहां पर याद रखना कि कौन सी एक्टिविटी होगी, फॉरेस्ट फायर की। दूसरी बात यह है कि भाई जो पहली कंडीशन थी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में इंडिया का मानसून क्या हो रहा था, ट्रिगर। अब यहां पर क्या होगा, इंडिया का जो मानसून है, इंडियन मानसून जिसको हम बोलेंगे, भारतीय मानसून, ये क्या होगा, वीक। और जब ये वीक होगा तो इसके कारण जो अदर कंडीशंस हैं वो भी ट्रिगर होंगी, जैसे कि इंडियन मानसून यदि वीक हुआ तो जहां पर स्ट्रांग होने पर कई एरिया में बाढ़ आ रही थी, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, सूखा। और सूखा का मतलब कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में जितना अच्छा हो सकता था, ये एग्रीकल्चर उतना ज्यादा बेटर होगा नहीं, यानी कि कृषि उतनी अच्छी नहीं होगी, तो कृषिगत उत्पादन क्षमता कम होगी। और इंडिया इज अ बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। और यदि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है दैट मींस इसका जो इंपैक्ट है ये इकोनॉमी पर भी आएगा, और यहाँ की जो इकोनॉमी है ये थोड़ी सी आपको लूज या फिर थोड़ी सी आपको वीक या फिर अनस्टेबल देखने के लिए मिल सकती है। बात समझिए, ये पूरी कंडीशंस कहां पर थी, ये पूरी कंडीशन आप देखोगे कि ये एशिया कॉन्टिनेंट वाले रीजन में है। ऐसा नहीं है कि बस ऑस्ट्रेलिया और साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ही इंपैक्ट आ रहा है, एक्चुअली में इसके आसपास के एरिया में भी इंपैक्ट आ रहा है, बट जहां जहां पर बड़े बड़े इंसिडेंट्स कॉज हो रहे हैं, जैसे कि लाइक ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर है, तो 90 to 95% एरिया इसका यदि मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ का जो फॉरेस्ट फायर होगा ये एक्सट्रीम होगा, बहुत विनाशकारी होगा। बात समझिए। दूसरी बात यह है कि एक्चुअली में भारत के कंटेक्स्ट में तो हमको पढ़ना ही है कि भाई इंडिया के कंटेक्स्ट में किस प्रकार से ये जो इंडिया है इस पर नेशनल इंपैक्ट डालेगा, किस प्रकार से ये ज्योग्राफिकल इंपैक्ट डालेगा, एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा इसका। तो इंडिया के भी कई एरिया ऐसे होंगे जहां पर फॉरेस्ट फायर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि लाइक हिमाचल प्रदेश वाला एरिया,
हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट फायर होता है ये कई कंडीशन में ना नेचुरल नहीं होता। कई बार इसको जो वन विभाग की टीम है, जैसे कि लाइक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये कई बार आग लगाता है जानबूझ के। क्यों? ताकि ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये अपना विकास ना करे, ज्यादा ये फैले ना। ये तो जो हिमाचल से होंगे उनको ये बात पता होगी कि एक्चुअली में कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाता है और इन जंगलों में आग लगा देता है। आग ऐसी लगाता है कि बाद में इस आग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में ये वाला जो एरिया है, अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या होगा, तो देखो पहले रेनफॉल कम हो रही थी, यानी कि बारिश कम हो रही थी। कम बारिश के कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका निर्माण हो रहा था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी आ रहे थे और प्रवासी पक्षियों के कारण जो बर्ड ड्रॉपिंग रॉक है इसका निर्माण हो रहा था। अब होगा ये कि ये बर्ड ड्रॉपिंग रॉक बहुत एसेंशियल है किसके लिए, जो केमिकल क्या बोलते हैं यार उसको, फर्टिलाइजर और साथ में पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि उर्वरक और रासायनिक खाद होते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनकी टेंडेंसी यह है कि भाई इन पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। यदि थोड़ा भी पानी इन पर पड़ा तो इस कंडीशन में ये बह सकती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। अब इस कंडीशन में हुआ ये कि भाई साहब यहाँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो वेस्टर्न पार्ट में आटाकामा डेजर्ट है, आटाकामा डेजर्ट में अचानक से बारिश होना चालू हुई और इस बारिश के कारण सबसे पहले तो ये जो बर्ड ड्रॉपिंग रॉक थी ये डिस्ट्रॉय हुई। दैट मींस बर्ड ड्रॉपिंग रॉक पर इंपैक्ट आया और बर्ड ड्रॉपिंग रॉक बेसिकली खत्म हो गई, बह गई पानी के साथ। और जब बर्ड ड्रॉपिंग रॉक पर इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिला तो परिणाम ये हुआ बच्चे कि एक्चुअली में रॉ मटेरियल ही गायब हो गया, यानी कि कच्चा माल ही गायब हो गया। कच्चा माल क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के लिए ये तो कच्चा माल था ना। और यदि ये कच्चा माल ही गायब हो गया है तो बताइए इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्री का ठप होना तो लाजमी है ना, यानी कि इंडस्ट्री भी, यहां पर इंडस्ट्री की जो वर्किंग है इस पर इंपैक्ट आएगा। और यदि इंडस्ट्री पर इंपैक्ट आएगा तो इंडस्ट्री पर सभी तो रोबोट है नहीं, यहाँ तो इंसान भी काम कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट। दैट मीन्स याद रखना कि एक्चुअली में इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्थानीय आधार पर घटित होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यदि स्थानीय आधार देखोगे तो पैसिफिक ओशन में ये घटित हो रही हैं, बट इनका जो इंपैक्ट है ये ग्लोबली आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए एल नीनो और लानिना के कंटेक्स्ट में स्थानीय आधार पर घटित होने वाली, ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्थानीय आधार पर घटित होने वाली घटना ग्लोबल लेवल पर अपना प्रभाव डालती है, और इसका रीजन क्या है? तो ये पूरा पूरा रीजन है कि भाई हो पैसिफिक ओशन में ही रहा है जो हो रहा है, पर एक्चुअली में यदि लानीना है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव बहुत कम मिल रहा है। एलनीनो है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव इंपैक्ट तो है ही नहीं। बात समझिए। और इसीलिए याद रखिएगा कि ये न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्चुअली में जो 2026 है इसके बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस समय एल नीनो आ सकता है और इंडियंस को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और जो इंडियन गवर्नमेंट है ये बेसिकली सभी चीजों पर इसका यानी अपना जो ध्यान है ये केंद्रित कर रही है कि भाई भारत के पास फूड सिक्योरिटी है या नहीं, भारत के पास इससे निपटने की क्षमता है या नहीं, और यदि ऐसी कोई कंडीशन ट्रिगर हो जाती है तो उससे हमको कैसे निपटना है। तो याद रखना कि बेसिकली एल नीनो बहुत कम आता है, 2 से 7 साल का इसमें डिफरेंस होता है। एल नीनो लानीना की रिवर्स कंडीशन होती है, हर साल हमारे यहाँ लानीना आएगा ही आएगा, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण जो एल नीनो की कंडीशंस हैं ये कंटिन्यूसली ट्रिगर हो रही हैं, और इनका ट्रिगर होना इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन एग्रीकल्चर पर और साथ में अदर जो इंडियन सेक्टर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। दैट इज इन न्यूज। बात समझिए, बताइए ये समझ में आया? 100%? कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत? अरे बोलो बच्चे, क्या है समझ में? बताओ, समझाओ, समझाइए क्या है समझ में। सर जो अभी जैसे बीच में शुरुआत में प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एलएनओ और प्रयास नहीं कयास। हाँ, प्रयास ही होगा ना। प्रयास नहीं कयास। प्रयास क्या होता है? प्रयास का मतलब होता है कोशिश, कयास का मतलब क्या होता है? अनुमान। अच्छा हाँ, अनुमान लगा रहे हैं कि जो एलनिनो और की कंडीशन है तो बजट में उसको शामिल करेंगे कुछ फंडों को, जिससे हम मतलब कि आने वाली कंडीशन के लिए रेडी हो सके। बस तो सर इससे इकोनॉमी पर काफी ज्यादा प्रभाव
चलो वेरी गुड। देखिएगा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राइट टू हेल्थ पर। अब जरा देखना कि एक्चुअली में दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर पॉलिटिकल सेगमेंट, सॉरी पॉलिटिकल साइंस सेगमेंट, आर्टिकल नंबर 21। बात समझिए, आर्टिकल नंबर 21 हमसे क्या कहता है जल्दी बताओ। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ है ना, विथ चॉइस और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है हमारे पास। सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास जीवन, अरे यार क्या हुआ, हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, पर यह जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमामय, और साथ में इसमें हमको ऑप्शन होने चाहिए, चॉइस एंड डिग्निटी ये होना चाहिए। बात समझिए। अब बात समझना कि कर ले, पहले ये कर ले, करो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या छीनना है इसको? अरे वाह, अच्छी बात। चलो ठीक है, लिखिए, समझिएगा कि भारत में जीवन जीने का अधिकार है। अब ये ना थोड़ा समझने वाला टॉपिक है बस, कि राइट टू हेल्थ एक्चुअली में ना हमारे यहाँ डायरेक्टली लिखा नहीं गया है। राय मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, वहां पर मैंने राइट टू हेल्थ की बात नहीं की है। राइट टू हेल्थ नया उठा हुआ टॉपिक है, दिसंबर 2025 से ये संसद में इसके बारे में चर्चा हुई है। कई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर इस पर डिस्कशन किया गया है। एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली में यदि हम देखते हैं तो राइट टू लाइफ बोला जाता है और विथ डिग्निटी एंड चॉइस कहा जाता है, यानी कि आपको चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और साथ में आपके पास, यानी कि आपके पास विकल्प होने चाहिए और आपका सम्मान होना चाहिए, तो वो लाइफ लाइफ मानी जाएगी, नहीं तो एक जिंदा शरीर है और वो जी रहा है बस, इसको जीवन नहीं माना जाता। अब बात समझिएगा कि एक्चुअली में ना हुआ यह है कि भाई हमारे यहाँ शरीर यानी कि बॉडी की यदि हम बात करें, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल, मेरी बॉडी में जैसे कंट्रोल करना चाहूं, मैं जैसे कंट्रोल करना चाहूं, कोई आकर मुझे ये नहीं बोलेगा भाई आप ऐसी ये हरकत मत करिए। सीधी बात है कि मैं स्मोकिंग करता हूं, मैं ड्रिंकिंग करता हूं या नहीं करता हूं, मैं बता रहा हूं जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लोग जस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, यदि मैं स्मोकिंग करता हूं, मैं ड्रिंकिंग करता हूं, तो ये मेरी चॉइस है, मेरे को कैसे जीना है ये मेरी चॉइस है, बस मैं मर नहीं सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो हनन है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप जरा समझिए कि हाँ, गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि सर आप हमको टैक्स दीजिए, ऐसा ऐसा करिए और ये तमाम प्रकार की चीजें आप क्यों दीजिए, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकें, ताकि जो इकोनॉमी है ये और ज्यादा जनरेट हो और साथ में हम ये तमाम प्रकार की जो आपको सुविधाएं हैं ये दे पाए। कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दैट मीन्स कि असल में ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं इनमें एक सुविधा भी तो आती है, इसको कहा जाता है इलाज की सुविधा। बात समझी। एक सिंपल सी बात है कि एक्चुअली में हमारे देश में दो प्रकार की हॉस्पिटल हैं, एक आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल और द सेकंड वन इज प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यदि आप कंडीशन देखोगे, ये यदि आप बात करते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, भाई गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही एक्चुअली में ट्रीटमेंट कराएंगे और बेसिकली राइट टू हेल्थ है, और राइट टू हेल्थ ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल नंबर 21 के तहत, आर्टिकल नंबर 47 के तहत, आर्टिकल नंबर 42 के तहत और साथ में जो आर्टिकल नंबर 39 है इसके तहत यदि आप देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 21 में फंडामेंटल राइट तो है बट वहां पर रिटन नहीं है राइट टू हेल्थ, बट आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 39 यदि आप देखोगे तो इसमें न्यूट्रिशन इंप्रूव करने की बात कही गई है। साथ में यहीं पर बात की गई है कि भाई जो जनता के स्वास्थ्य और जीवन स्तर है इसमें सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे, ये तमाम प्रकार की बातें हो रही है ना। तो जनता का स्वास्थ्य और साथ में जीवन स्तर का मतलब क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक, और क्वालिटी ऑफ लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि इसी के कारण मैंने केरला डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो उठाया है। तो यहां पर याद रखना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि भाई मैं यदि इस देश का नागरिक हूं तो इस देश का नागरिक रहते हुए कम से कम यदि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अपना जो ट्रीटमेंट है यदि ये कराना चाहता हूं तो मैं जाऊं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ससम्मान मेरा ट्रीटमेंट हो। बट आज के समय में यदि आप इस सोसाइटी में देखेंगे तो एक टेंडेंसी चल गई है,
भाई वो व्यक्ति जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है वो इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। ये टेंडेंसी खराब है वैसे तो मैं बताऊं तो, बिकॉज कि याद रखिएगा कि जब आप जाते हैं फ्रांस, आप जाते हैं जर्मनी, आप जाते हैं कनाडा, यानी कि वो यूरोपियन, वो वेस्टर्न कंट्रीज जिनको हम अपना क्या मानते हैं आइडियल, वहां पर भी फ्री एंड फेयर जो उसकी ट्रीटमेंट है ना, इसकी बात की जाती है कि भाई आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके लिए सिंपल सी बात है कि जैसे लाइक कि यदि आप कनाडा जाओगे तो वहां पर राइट टू हेल्थ आपके पास है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर यदि आप पीआर के लिए फाइल करते हो कि भाई मुझे परमानेंट रेसिडेंस चाहिए, तो ना आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आप पर बाइंडिंग है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां का जो इंफ्रा है इसका यूज कर रहे हो, जो रिसोर्सेस हैं इनका आप यूज कर रहे हो, और साथ में आप वहां पर रहकर पैसा कमा रहे हो, और पैसा कमा रहे हो तो आप टैक्स दे रहे हो, और टैक्स दे रहे हो तो ये आपका हक बन जाता है कि यहां के रिसोर्सेज का आप यूज करो, और यदि आपको कोई क्षति हो जाती है तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज का यूज करके आपको बचाए। बात समझिए। कुछ कंडीशंस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे यदि मान लो कैंसर ही हो गया है तो उसमें फिर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इतना खर्च आप उठाओ, इतना खर्च मैं उठाऊंगा। कोई गंभीर रोग हो गया तो इतना खर्चा आप उठाइए, इतना खर्चा मैं उठाऊंगी। बात समझिए, ये होता है। ये कई वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। हमारे यहां यदि आप देखोगे तो हम टैक्स देते हैं, सरकार बोलती है इंफ्रा बना रहे हैं, इंफ्रा की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है। हम आपको हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो हम देते हैं, और इसके लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। बट अब आप ही मुझे बताइए कि क्या हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशन प्राइवेट हॉस्पिटल की कंडीशंस के बराबर आपको दिखाई देती है? नहीं। इवन हमारे यहां तो ये टेंडेंसी भी है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो यानी इलाज है, ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज्यादा चीप होता है, और साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब भी होता है, यानी कि इसकी कंडीशन भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, और ऐसे मल्टीपल केसेस आपने सुने भी होंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यदि आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट कराना चाहा और ट्रीटमेंट कराने पे आए तो भाई ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि एक छोटी सी बीमारी के लिए कितना खर्च आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स हुआ ये कि भाई मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, और यदि मान लीजिए मुझे कुछ हो गया, मैं सब कुछ काम कर रहा हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहा हूं, पर यदि मान लो मुझे एक छोटी सी बीमारी हो गई तो सरकार ये क्राइटेरिया डिसाइड कर देती है कि भाई इसकी आय इतने इतने से ज्यादा है या फिर कम है, तो उसको हम आयुष्मान कार्ड दे देते हैं। चलो ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की कि आयुष्मान कार्ड दे दिया। 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो, बस आप आयुष्मान कार्ड दिखाओ और फिर आप चले जाओ घर, सरकार देख लेगी। बट अभी की कंडीशन में यदि आप देखोगे तो ये जो आयुष्मान कार्ड है, एक्चुअली में ये कई हॉस्पिटल में, यानी कि ये जो रेशो है कि कई किस हॉस्पिटल में ये आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेबल होगा, ये रेशो धीरे धीरे कम हो रहा है। वाई? क्योंकि इसमें जिस 5 लाख तक के इलाज कराने की बात कही गई थी, इलाज तो हो जाता है, पर गवर्नमेंट पैसा देने में, पेमेंट करने में बहुत ज्यादा डिले कर रही है। और यदि पेमेंट में डिले आता है तो फिर मन में एक टेंडेंसी जन्म लेती है कि यार हम इलाज तो कर देते हैं, काम तो मैं कर देता हूं या कर देती हूं, बट मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता, और यदि प्रतिफल नहीं मिल पाता तो मैं काम ही क्यों करूं? सिंपल सी ये बात है। तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो आयुष्मान कार्ड है, ये सरकार ने इसीलिए निकाला था कि भाई सभी को राइट टू हेल्थ मिल सके, यानी कि वो पर्सन जो कि अपने हेल्थ का बेसिकली ये जो खर्च है, जो व्यय है, ये बेयर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने ये बनाया। बट यदि देखा जाए तो ये तो सभी सिटीजन्स का हक है ना, यानी कि एक गरीब से गरीब पर्सन और एक अमीर से अमीर तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ एक मध्यम वर्गीय और साथ में मध्यम वर्गीय से थोड़ा ऊपर जो परिवार आते हैं, यानी कि जो अपना इतना बड़ा इलाज का खर्चा ये नहीं ले पाते, तो उनको भी ये करना चाहिए। अब ये दोनों के लिए है, कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समस्या क्या आई है? समस्या ये आई है कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को निकालने के लिए एक्चुअली में कहा कि सर चलो इंश्योरेंस आप कराओ, यानी कि हमने इंश्योरेंस कंपनीज के जो लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनमें भी चेंजेस लाया। तो भाई आप इंश्योरेंस तो करा लो, इंश्योरेंस करा लोगे तो कम से कम हमारे पास, यानी कम से कम एक सिक्योरिटी आपके पास हो जाएगी। हमारे यहाँ एक और टेंडेंसी चलती है कि सर चाहे कुछ हो जाए हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। क्यों भाई? इंश्योरेंस कराने पर पैसा डूब जाता है। ठीक है, अरे पैसा डूब जाता है क्यों? नहीं पड़े बीमार, बहुत अच्छी बात है ना,
पर यदि बीमार पड़ गए तो एक सिक्योरिटी तो आपके पास रखी हुई है, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट जबरदस्ती करा ले रही है कि भाई आप कराओ, नहीं कराओगे तो आपको हम रेसिडेंस देंगे ही नहीं। ये आपके जो अदर राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होंगे, और यहां पर सरकार जबरदस्ती नहीं करा रही, बोल रही है कि भाई कराओ, ये आपके लिए फ्रूटफुल है, तो हम नहीं करा रहे हैं। अब यदि गवर्नमेंट जबरदस्ती कर दे तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट यदि जबरदस्ती चलेगी करेगी तो हम बोलेंगे ये डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आया बीच में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार गवर्नमेंट तुम सुनो, आपको ना ये राइट टू हेल्थ पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा, यानी कि हमको नहीं पता कि आप ये राइट टू हेल्थ कैसे इंप्लीमेंट करते हो, आप कोई भी नेशनल हेल्थ मिशन लाओ, कुछ भी लाओ, हमें नहीं मतलब है ये। पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में जो राइट टू हेल्थ है ये जनता का, यानी कि इंडियन सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल नंबर 39, 42 और 47 के अकॉर्डिंगली कि आप एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे किसको? गवर्नमेंट को। और इसके लिए ये चर्चा में अभी बना हुआ है। पूछा गया कि सर राइट टू हेल्थ क्या फंडामेंटल राइट है? कहा कि फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ शरीर आवश्यक है, स्वस्थ शरीर आवश्यक है, स्वस्थ मस्तिष्क आवश्यक है, और इन सभी चीजों की जो जिम्मेदारी है ये आपकी होती है, बिकॉज कि फंडामेंटल राइट इज ऑलवेज अगेंस्ट टू गवर्नमेंट या फिर ऑलवेज अगेंस्ट टू स्टेट। बात समझे? और इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो बेसिकली ये पूरा फंडा है ये चर्चा में है। सरकार का तर्क ये था कि सर हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स इसके लिए निकाले थे, मल्टीपल मिशन हमने इसके लिए निकाले थे, बट याद रखिएगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस कर रहे थे उनका तर्क है कि सर एक दो व्यक्तियों का राइट नहीं है ये हर एक व्यक्ति का राइट है। तो आप एक दो व्यक्तियों के बारे में सोचकर डिस्कस ना करें और डिसीजन ना लें, हर एक व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये था हमारा क्या, राइट टू हेल्थ, ये चर्चा में है। आफ्टर ऑल याद रखिएगा इसके बाद एक और टॉपिक आता है, ये है केरला डेवलपमेंट का, और दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर गवर्नेंस, योर पॉलिटिकल सिलेबस, और साथ में जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके अकॉर्डिंगली। खैर यदि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली देखें तो एथिक्स आपका मेंस के अकॉर्डिंगली जरूरी है, तो इसको हम प्री के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि एक्चुअली में प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये जो इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बातचीत होती है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बातचीत होती है, तो उस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। और मेनली गवर्नेंस के टॉपिक में ये आएगा कि किस प्रकार से जो गवर्नेंस है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसका ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। बात समझी? इसके बारे में हम समझते हैं। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? बोलो। यहां तक समझ में आया? पक्का देवी जी? वेरी गुड। अब देखिएगा हम शुरू करते हैं केरला डेवलपमेंट को। ईयर की बात हो रही है 2016 से लेकर 2026 तक की, और 2016 से 2026 तक की यदि आप बात करोगे तो एक्चुअली में जो केरला की इमेज है ये टोटली चेंज हो गई है। और टोटली चेंज क्यों हुई है? क्योंकि ना इन्होंने कुछ एरिया पर मेजर फोकस किया, और ये कुछ एरिया कैसे थे? लाइक इकोनॉमी, लाइक एजुकेशन, ठीक है, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, इन सभी चीजों पर यानी फोकस किया। मेनली यदि आप देखो तो एक बात कही जाती है कि ना भाई बीते हुए 10 साल में जो केरला है इसने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है, इसने सोशल जस्टिस भी किया है, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी इसने किया है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि कोई स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ इस आधार पे कर ले कि भाई मैं एजुकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, यानी कि कुल मिलाकर ये सभी बातें छोड़ो, इतनी बात याद रखिएगा कि एक्चुअली में ना आज की कंडीशन में नॉर्थ एंड साउथ इंडियन स्टेट्स में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर यदि आप जाओगे तो यहां पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये बेसिकली ना पॉलिटिकल डिलेमा तक या फिर पॉलिटिकल ड्रामा तक संकुचित है। बात समझी? चिल्लाया जाता है कि ये काम करना है, पर एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो होता है। इस बात से समझ लो कि भाई जब आप यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, पर उस इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली या फिर जो भी पैसा सरकार कमा रही है, सरकार के द्वारा कमाया हुआ जो पैसा है इसको वापस से री इन्वेस्ट करने की जो टेंडेंसी है ये बहुत कम है। री इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी मतलब की
जैसे केरला ने क्या किया है, केरला ने बोला कि भाई जितना भी पैसा मैं कमा रहा हूं, ठीक है, मैं इस पैसे को अपने ऊपर री इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि मैं अपने एजुकेशन सेक्टर स्ट्रांग करूंगा, ठीक है, मैं अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये स्ट्रांग करूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट पर मैं ध्यान दूंगा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको मैं स्ट्रांग करूंगा। क्यों? ताकि इससे और ज्यादा हमारी जो इनकम है ये जनरेट हो, यानी कि पैसा पैसे को बनाता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली जो केरला है इसने इकोनॉमी के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो एक और चीज क्या थी, क्या? वेरी गुड। ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ जो एजुकेशन है इस पर भी फोकस किया है। और ये जो तमाम प्रकार की चीजें हैं ये मिलकर एक गुड गवर्नेंस को दर्शाती हैं, और ये यानी कि सुशासन को दर्शाती हैं। और जहां पर सुशासन आ जाए, याद रखिएगा कि बेसिकली वो जो स्टेट है ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, ठीक है, यानी कि 1 का 2 4 8 12 सॉरी 8 16 32 64 इस हिसाब से ये ग्रोथ करता है। तो आज की कंडीशन में यदि आप देखें तो केरला में कुछ मल्टीपल डिस्प्यूट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इसने इकोनॉमिक ग्रोथ की है, एजुकेशनल हब बनाने पर इसने फोकस किया है कि एक भाई पूरा पूरा इस मॉडल को कहा जाता है केरला मॉडल। कौन सा मॉडल? केरला या फिर केरलम मॉडल इसको कहा जाता है, बिकॉज कि केरला का नाम बदल के अभी केरलम हो गया है। तो आप या तो केरला मॉडल बोल लो या फिर केरलम मॉडल बोल लो, दोनों ही सही है। इसने बोला कि भाई हम ना मेन फोकस करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई एक्चुअली में सभी की लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एंजॉयफुल या फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्वालिटी ऑफ लाइफ पहुंचा पाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ लेना। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि भाई मैंने दिन भर जॉब की, दिन भर जॉब करने के बाद अब ना मेरा जो रात का समय है वो फ्री है। यदि मैं रात में 8 बजे 9 बजे फ्री हुआ हूं तो रात में 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मेरे पास टाइम है, इवन सुबह 5 बजे तक टाइम है। इस बीच मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस बीच में जो करूं ये मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। मुझे जो काम दिया गया था मैंने वो कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं अपनी पर्सनल लाइफ में इससे किसी को कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं पढ़ा हुआ है, मेरी मर्जी है मैं क्या करूंगा, ये मुझे कोई और नहीं बताएगा कि क्या करना है। ये मेरा क्वालिटी टाइम है, क्वालिटी टाइम जो मैं अपने ऊपर स्पेंड करूं, जो मैं घूमने फिरने में लगा दूं, कुल मिलाकर वो मेरा टाइम है, मैं कैसे मैनेज कर रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये कहती है, यानी कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ये मेरी मर्जी है। मेरी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जब होगी जब भाई जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मुझे मजा आए, ठीक है। दूसरी बात है यदि मजा नहीं आता तो मैं छोड़ता नहीं जॉब ऑब, ठीक है। यानी कि मुझे इस काम में मजा आ रहा है तो मैं यही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मजा है ना, मेरा इंटरेस्ट है। ऐसे ही यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप पढ़ोगे, किसी को यदि सोने में मजा आ रहा है वो सोएगा। तो भाई जिस काम में मुझे मजा आ रहा है मैं वो करूंगा। मैं एक न्यूट्रिशन जो फूड है वो खाऊंगा, यानी कि जिसमें मुझे पोषक तत्व मिलेंगे। मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगा, मैं अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दूंगा, और मैं अपने आप को इंप्रूव करने पर ध्यान दूंगा। जो मेरा सोशल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रांग हो, सोसाइटी में मेरी इज्जत हो, और साथ में मेरे पास ऑप्शंस हो। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये तमाम प्रकार की चीजें तो आपको कई जगह पर देखने के लिए मिलेंगी, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी जगह सभी के पास नहीं होती। इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक पावर सभी के पास है, पैसा एक सामान्य व्यक्ति भी कमा रहा है और अनिल अंबानी मुकेश अंबानी भी कमा रहे हैं। बट एक्चुअली में उस पैसे का सही तरीके से यूज कैसे करना है, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ना इंडियंस में एक टेंडेंसी देखी होगी, इंडियंस की जो एक्सपेंडिचर पावर है, खर्च करने की जो क्षमता है, ये बहुत कम होती है। सही मायनों में यदि ऐसा देखा जाए कि पैसा कमाएंगे हम, ठीक है, मेरी सैलरी है मस्त आराम से 10 लाख रुपए महीना में कमा रहा हूं, ठीक है, पर उस पैसे को मैं खर्च नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंस्टेबिलिटी बहुत है, अनस्टेबिलिटी कि भाई आज आ रहा है कल आया ना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, नहीं नहीं बचाओ, ज्यादा से ज्यादा बचाओ, रहेंगे उसी टेंडेंसी में जैसे 10 साल पहले रह रहे थे। ये बात मैंने ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस की है कि जब तक आप अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे, जब तक याद रखिएगा आपका जो मेंटल लेवल है ये नहीं बढ़ पाएगा। लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होता कि आप जहां पर रहते हो इंसान को जैसा बनना रहता है ना वैसा बनता है, नहीं, इंसान को परिस्थितियां बनाती हैं। याद रखिएगा परिस्थितियां,
और उन परिस्थितियों को हम अच्छी भाषा में नाम देते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप कैसे रह रहे हैं, आपका कैसा पहनावा है, आपके बातचीत करने का तरीका कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बात समझिए। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि यार यदि मान लो मैं यहां से निकला तो सामने कौन मेरे से मिलने आ रहा है, मैं उसको तो नहीं रोक सकता, पर मैं अपना दायरा तो सुधार सकता हूं। ठीक है, तो याद रखना दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इसमें ये कर सकती है कि भाई साहब प्रेजेंट टाइम में टाइम की क्या डिमांड है, अभी वर्तमान में क्या डिमांड है। प्रेजेंट टाइम में डिमांड है कि सभी के पास टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि आज हर कंपनी टेक्निकल नॉलेज की वैल्यू कर रही है। आने वाले टाइम में यदि आप देखोगे तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ये भी आज भी देखोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जो टेक्निकल नॉलेज है इसकी एक एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है, यानी कि इंसान को ये जाकर यदि आप बताओगे तो वो ये सभी बातें समझ पाएगा कब? जब उसके पास होगा एजुकेशन। बात समझ रहे हो? यानी कि एजुकेशन इज अ मेन प्रायोरिटी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि यदि आपको एक गुणवत्ता युक्त जीवन जीना है, ये तो उसके लिए सबसे पहले तो एजुकेशन होना जरूरी है, कि भाई आप समझ पाए कि यार ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये जो दायरा होता है, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, ये किस प्रकार से मेरे लिए जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन कैसे जी रहा है, कि भाई सामान्य व्यक्ति बोलते हैं ना, सामान्य व्यक्ति के जैसा तुम बिहेव करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ के जैसा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अपनाओ। यदि आप रिस्पॉन्सिबल बने हैं, आप जॉब करने लगे, आपको पता है कि यार मैं ना एक कंपनी में सीईओ की, या फिर एक कंपनी का मैं सीईओ हूं या फिर मैनेजर हूं, तो दैट मींस आपको अब अदर जो पर्सन है उनको मैनेज करना है। इसके लिए सबसे पहले आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही होनी चाहिए। आपका जो माइंड है ये पीसफुलनेस से भरा हुआ होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है ये अच्छी होनी चाहिए। आप खुद काम एंड कूल होने चाहिए। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई काम एंड कूल होने का मतलब हमेशा इस तरीके से बात कर लो कि जैसे मैं कर रहा हूं, बट हाँ ये जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम ऐसी बात करूं। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का परिणाम दिखाता है कि भाई एक्चुअली में इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ के नाम पर कुछ नहीं है। खासकर जो नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स है या फिर नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैं, यहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें भी आते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी आ जाता है थोड़ा बहुत, राजस्थान का थोड़ा सा एरिया आ जाता है। ये वाले स्टेट्स ज्यादातर आते हैं। वाई? क्योंकि यहां पर एजुकेशन की जो हालात हैं ये बद से बदतर हैं। ठीक है, एजुकेशन ना होने के कारण एक्चुअली में जो इनका इन्वॉल्वमेंट है, जो इनका इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी में, ये बहुत कम हो पाता है। और साथ में यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। केरला ने इन सब बड़ी बातों को देखा और केरला ने कहा कि भाई जो गलतियां हम प्रीवियस टाइम में कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। बात समझी? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर हमने पहले ही ध्यान दे दिया था और इसीलिए हमारी जो जनसंख्या है ये पहले ही कंट्रोल हो चुकी है। अब जो अदर फैक्टर्स हैं हमको उन पर ध्यान केंद्रित करना है। कहा कि सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमको देना होगा एजुकेशन। एजुकेशन इसलिए देना होगा क्योंकि जितनी भी बातें हम बताएं कम से कम ये समझ तो पाए। यार यदि मैं ये बोल रहा हूं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और साथ में आप बीच में ड्रॉप मत लीजिएगा, आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिएगा और साथ में आप टेक्निकल फील्ड पे कहीं पर अपना कैरियर बनाए, तो इसके लिए तो सबसे पहले बेसिक एजुकेशन उसकी जरूरी है ना। अब बेसिक एजुकेशन कैसे दिलाई जाए, क्योंकि सभी घर का माहौल तो ऐसा है नहीं कि जैसे यदि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में सभी क्राइटेरिया के लोग आ रहे हैं ना। ठीक है, हो सकता है कि उनके घर का माहौल ऐसा हो ही ना कि वहां पर क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, तो इन्होंने कहा कि यार एजुकेशन सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री होना चाहिए और सभी को ये मिलना चाहिए। फ्री एंड फेयर एजुकेशन की बात करो, ताकि जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपना जो बच्चा है ये भेज सकते हैं वो उनको तो एजुकेशन चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर नदर्न स्टेट में जैसे आप प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल की बात करोगे तो नदर्न उत्तर प्रदेश बिहार से है कोई यहाँ, ठीक, तो वहां के गवर्नमेंट स्कूल देखे होंगे क्या हालत, मस्त आराम से बहुत बिल्डिंग होती है ना 5 मंजिला गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा मतलब कि इतने में गवर्नमेंट स्कूल खत्म है बिल्डिंग, इतने में जितने में ये क्लास लगी हुई है इतने में गवर्नमेंट स्कूल खत्म है वहां। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल देखो, ठीक है, प्राइवेट स्कूल को फेल कर देते हैं।
ऐसे ही याद रखना कि केरल ने इस बात को समझा। केरल के गवर्नमेंट स्कूल देखोगे, अभी जाकर गूगल सर्च कर लेना, कई जगह पर कंपैरिजन भी आपको मिल जाएगा कि उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर एजुकेशन होना चाहिए, मतलब कि जो बेसिक एजुकेशन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन में वो जो रटा रटाया फंडा है वो नहीं पढ़ाया जाएगा वहां पर, उसके साथ एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में जो थॉट्स जरूरी हैं, जो तो क्या बोलते हैं स्किल्स, वो जरूरी हैं, ये भी सिखाई जाएंगी, ताकि कम से कम बच्चा उन सभी चीजों से फ्रेंडली हो सके। क्यों अचानक से आप किसी को, मुझे या फिर किसी छोटे बच्चे को बुलाओ जो 10 12 15 साल का है और उसको बोलो चलो मैं ना आपको रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो रोबोटिक्स है इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। वो रो रो के पागल हो जाएगा कि भाई मैं बचपन से रील देख के पैदा हुआ हूँ, ठीक है? रील देखते हुए मैं जन्मा हुआ, आते ही साथ मेरी माता पिता ने मेरे हाथ में मोबाइल रख दिया, उनको खुद नहीं मालूम था कि मोबाइल का यूज कैसे किया जाता है, और मैं तो वही देख रहा हूं। मैंने तो आज तक डोरेमोन ही देखा है, ठीक है? मेरे को पता तो है नहीं कि इसका यूज कैसे करते हैं, मैं घूम फिर के लकड़ी की काठी लगा लेता हूं उसमें। तो एक्चुअली में उसको पता ही नहीं है ना कि भाई क्या है, उसको अचानक से आप बोल दो कि ऐसा ऐसा करना है यार, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है ना। पर यदि उसी बच्चे को आप बोलो कि चलो यार मूवी देखने चलते हैं, या फिर ये जो मुसाफा है ये देखने के लिए चलते हैं, वो जान जाएगा, क्योंकि वो ही देख के बड़ा हुआ है वो, ठीक है? यदि मान लो, ये नहीं है कि गलत है ये दिखाना, पर यदि उसके मन में आप क्यूरियोसिटी डालते, ये देखो मुसाफा ही है ना वो मूवी का नाम, क्या मुफासा, मुफासा मुफासा नहीं पता, मुसाफा मुफासा जो भी है, वो शेर की एक पिक्चर है, या फिर जल द लायन किंग वगैरह, ये तमाम प्रकार की चीजें, ये यदि आपने, या फिर ये जो एवेंजर्स वगैरह आप मूवी दिखा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर आप उसके मन में क्यूरियोसिटी तो डालो यार, ये कैसे बनी होगी देखो जरा, ठीक है? और यदि मोबाइल दे रहे हो तो वैसे ही वीडियो लगा के दे दो, उसको नहीं पता कि क्या देखना है, उसको तो जो दे दो वो देखेगा, ठीक है? तो ये क्या है, ये बेसिक एजुकेशन, ऐसे ही स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा उसको इंपॉर्टेंट समझ लेगा। तो सबसे पहले तो एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन में इसको इन्वॉल्व करो। एजुकेशन में यदि आपने इसको इन्वॉल्व कर दिया तो याद रखिएगा इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर, अदर सेक्टर्स पर, और इसी का जो इंपैक्ट है ये आपको इकोनॉमी पर भी मिलेगा, पर इकोनॉमी को भी आपको इस तरीके से बनाना होगा जो कि जनरेटिव इकोनॉमी हो। इकोनॉमी सब्जेक्ट चल रहा है, जनरेटिव इकोनॉमी क्या होता है? जनरेटिव, उत्पादकता बढ़ाने वाली। उत्पादकता बढ़ाने वाली मतलब कि जैसे आपने ये बात सुनी होगी ना कि हमारे यहाँ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है ये घाटे में होती है। जैसे रेल डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो एवरी टाइम वो घाटे में होता है। क्यों? क्योंकि रेल डिपार्टमेंट में घपला बहुत ज्यादा होता है। इसमें यदि आप देखोगे तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। बोला गया है, जैसे केरला ने ना एक बोर्ड बनाया है, यदि इस बोर्ड का यदि आप नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, KIIFB इसको नाम दिया जाता है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। इसने ऑल ओवर केरला में ना, इसने ऑल ओवर केरला में 1200 से ज्यादा, कितने, 1200 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। 1200 इज अ ह्यूज डेटा, ये बहुत बड़ा डेटा है। 1200 ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, इसमें रेलवे भी आता है, इसमें बिल्डिंग्स भी आते हैं, इवन इसमें जो रोड्स हैं ये भी आते हैं। क्यों जरूरी हो जाता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करना? क्योंकि याद रखना कि यदि आपने एक रोड बनाई है, ये मैंने पहले भी ये बात बताई है, यदि आपने एक रोड बनाई है या फिर आपने रेलवे कनेक्टिविटी किसी एरिया में बना दी है, तो ये आने वाले कई साल तक आपको पैसा कमा कर देगा। एक रोड की जो सामान्य सी आयु मानी जाती है यह है 15 ईयर, कितनी, 15 साल। यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो अब आप इससे क्या वसूलोगे, टैक्स तो लोगे, यानी कि गाड़ी जितने बार निकलेगी उतने बार टैक्स दोगे। एक सामान्य सा डेटा है कि हमारे यहां जो टोल प्लाजास हैं ये एक दिन में 170 करोड़ के आसपास कमाई करते हैं। कितना? 170 करोड़, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की। और ऐसे मल्टीपल टोल प्लाजास बन रहे हैं, और इसीलिए याद रखना कि एक्चुअली में अभी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो माना जाता है ये टोल प्लाजा में माना जाता है। भाई आप टोल प्लाजा में इन्वेस्ट कर दो,
गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती कैसे है? आपके पैसों से। आप गवर्नमेंट को पैसा दो कि ये जो टोल प्लाजा बन रहा है ना, मैं इसको बनाने में आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप पैसा लगा दो। गवर्नमेंट आपको रिटर्न देती जाएगी, हाई रिटर्न, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न का फंडा। यानी कि रोड तो एक बार बनी है, इन्वेस्टमेंट डेली मिल रहा है आपको। बात समझिए। रेलवेज आपने बनाई तो रेलवे पटरी और ये तमाम प्रकार की चीजें एक बार डालनी है ना, वो रिटर्न कब तक देती जाएगी आपको पता है क्या? नहीं। बात समझिए। और कनेक्टिविटी भी बन गई, यानी कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पर अब यात्रा भी करेंगे। आधी जगह से, आधे गांवों से तो लोग इसलिए बाहर नहीं आ पाते क्योंकि वहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं यार वहां तक जाना है ना, 20 किलोमीटर की दूरी है, ये इससे अच्छा रह लेते हैं यार यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए। तो याद रखो ये सब कुछ आता है किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी कि इन्होंने इकोनॉमी पर ध्यान दिया, पर इकोनॉमी कैसी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इकोनॉमी। और इसके लिए इन्होंने क्या बनाया? बोर्ड भी बनाया और बोला कि भाई आप एक काम करो, इन तमाम प्रकार की जो चीजें हैं इनको देखना आप चालू करो। कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जो परमानेंट इनकम है ये जनरेट होती है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया। एजुकेशन पर फोकस करने के साथ ही इन्होंने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी था इसको भी अडॉप्ट किया, और इसके अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एड ऑन किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि एवरीथिंग, बिल्डिंग्स हो, रेलवेज हो, रोड्स हो, ये तमाम प्रकार की चीजें, ठीक है, वो सब इंफ्रा में आता है। कहा कि ठीक है। एजुकेशन दिया तो एजुकेशन के अकॉर्डिंगली अब यहां पर हमने जब इंफ्रा बनाया तो इंफ्रा बनाने में इंडस्ट्रीज भी आती हैं। तो इंडस्ट्रीज आई तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। और एम्प्लॉयमेंट कैसे क्या होगा? तो गवर्नमेंट को तो पहले से पता है ना कि हमें कौन सी इंडस्ट्री लगाना है, और उसके लिए पहले ही स्किल्ड कर दिया लोगों को। बात समझ रहे हो? रिवर्स इकोनॉमी या फिर रिवर्स साइकोलॉजी। भाई पहले हमने लोगों को तैयार किया, किसके लिए तैयार किया? तो जो हम करने वाले हैं उसके लिए। यानी एक साइड हम विकास कर रहे हैं और दूसरी साइड लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री लगी, लोग अब लोग कहां से आएंगे? हमसे बाहर नहीं जाना है, स्टेट से बाहर जाना ही नहीं है, स्टेट में ही जॉब मिलेगी, लो आ जाओ, ठीक है। तो इसके अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई लोगों का जो माइग्रेशन है ये खत्म हो जाएगा, स्टेट कैसे डेवलप नहीं होगा। बात समझिए। इसी के साथ याद रखना कि अब तीसरा सेक्टर हमने देखा है राइट टू हेल्थ। तो यहां पर कहा कि हेल्थ भी जरूरी है, तो यहां पर हेल्थ के लिए भी हमने अलग से कई कंसेप्ट बनाए, कई मिशन यहां पर चलाए कि आपकी हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इवन निपा वायरस के बारे में सुना है किसी ने? निपा वायरस, ठीक। और साथ में ये कोविड-19 कोरोना वायरस, इसको तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना, सभी ये घर में मेहमान बन के आया था। तो ये दोनों वायरसेस के समय में यदि आपने देखा हो कि 2019 से 20 के समय में कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए केरल बहुत ज्यादा जागरूक था, और यदि किसी ने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल किया तो ये भी कौन था? केरल। ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे कि बेड्स के लिए क्राइसिस और ये तमाम प्रकार की चीजों के लिए क्राइसिस थे। केरल ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया। क्यों? क्योंकि 2016 से ये हेल्थ मैनेजमेंट पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा था कि भाई हमको हेल्थ कैसे इंक्रीज करनी है। बात समझिए। यानी कि कुल मिलाकर उसने सिस्टमैटिक मैनर में हर एक समुदाय को ध्यान में रखते हुए वो तमाम प्रकार के प्रयास किए जो कि एक गुड स्टेट को करने चाहिए, एक सुशासित स्टेट को करने चाहिए। बात समझ में आई? अब ये सब कुछ आप कर रहे हो, पर ये सब कुछ करने का उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर, ठीक है, लोक कल्याण। बात समझिए। दैट मीन्स कि उसने इसका भी ध्यान रखा कि भाई यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति छूट जाता है, मान लो बहुत ज्यादा गरीब है और साथ में वो छूट जाता है कि भाई इनका लाभ फिर भी नहीं ले पाता है या फिर उस तक हमारी जो जानकारी है नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए फिर वही है कि हम कम कीमत में अनाज प्रोवाइड करेंगे, कुछ फ्री स्कीम्स निकालेंगे, साथ में हम घर बनवाएंगे आपके, ताकि आपकी जो घरों की या फिर सिटी से कनेक्टिविटी है ये हो सके, ये तमाम प्रकार की चीजें। बात समझिए। यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये तमाम प्रकार की चीजों के आधार पर जो केरल है इसने अपने डेवलपमेंट को अपनाया और बोला कि भाई हम वो रटा रटाया जो डेवलपमेंट है ये हम नहीं करेंगे। एक ही जैसे यूपी और बिहार नदन पार्ट ऑफ द स्टेट्स के, पंजाब हरियाणा, सॉरी पंजाब तो नहीं, कौन, यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और ये और कौन सा याद आएगा इसमें, मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़,
हरियाणा का जो पंजाब के साथ लगा हुआ भाग है, यानी कि दिल्ली वाले को यदि आप छोड़ देते हैं, और ये वाला अंबाला के बाजू वाला यदि आप ले लेते हैं, पंजाब का मिड वाला एरिया, ये वाला, यानी कि जैसे पंजाब में अभी हाल फिलहाल में जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, इसमें कौन है यार सीएम? सुक्खू, भगवंत मान। सुक्खू कहाँ के हैं? हिमाचल के। अच्छा, हो जाती है ना, कोई बात नहीं। चल, थैंक यू। तो यहां पर एक बात समझना कि एक्चुअली में ये भगवंत मान है ना, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने मिलकर, एक्चुअली में आपने सुना होगा कि जो लिकर प्राइजेस हैं ये बहुत ज्यादा कम कर दिए थे, बोला हम डेवलपमेंट करेंगे। क्या किया इन्होंने? लिकर प्राइस कम कर दिए। यहां पर हिमाचल से सस्ती दारू मिलती है, पढ़े होंगे बोर्ड आपने, पढ़े हैं ना बोर्ड, यहाँ हिमाचल से सस्ती दारू मिलती है यहाँ पर। हाँ हाँ, मजाक नहीं, अरे सही में लिखा हो, पंचकुला चले जाओ, मोहाली चले जाओ, लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये शिमला यानी वो हिमाचल में एंटर करते हैं तो एक गेट आते हैं ना, उस गेट के जस्ट बाजू में लिखा हुआ है? कृपया, लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, कृपया शराब पंजाब से ही लेकर जाएं क्योंकि यहां हिमाचल से सस्ती शराब मिलती है। ये क्या है भाई, कंपेयर कर रहे हैं? है? क्या? हाँ, क्या ऐसा? मैम आप ट्रेवल नहीं करते, हिमाचल से हो ना, जाना पड़ेगा यार इसके लिए, वहां गई होंगी। हाँ, क्या? पेट्रोल के लिए भी लगा रहता है बोर्ड, पेट्रोल के लिए भी लगा रहता है। तो याद रखिएगा कि बेसिकली ये जितने भी फंडे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो पंजाब ने ये तरीका अपनाया है, ये गलत है ना, ये गलत है ना। तो केरल ने बोला ये सब नहीं करेंगे, हम इन पर ध्यान देंगे। अब इस पर एक मेन इशू क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक प्रॉब्लम भी है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि भाई केरल ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, सब कुछ कंट्रोल किया, बट अभी वर्तमान में जो जीएसटी सिस्टम है, ठीक है, जीएसटी सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम स्टेट को पैसा नहीं देते, स्टेट टैक्स लगता जरूर है पर ये पैसा जाता है कहां? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको एलोकेट कर देती है स्टेट को, है ना, अपने हिसाब से। तो यहां पर जीएसटी से जो केरल को इनकम हो रही है ये कम है, और ये इसकी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी बात है कि कम क्यों हो रही है? क्योंकि इस पर कंट्रोल एक्चुअली में बहुत ज्यादा किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यानी कि जो जीएसटी कंपनसेशन है ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा है, और ये इसकी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। अब प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि पैसा ही एलोकेट नहीं हो रहा, तो हम अदर काम कैसे करेंगे? यानी कि जो हम इतना अच्छा काम कर रहे थे उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? बात समझिए। और ये जो 3 न्यूज थी ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बात समझ में आई? ये था आपका द हिंदू का, सॉरी ये था आपका करंट अफेयर का डिस्कशन। आफ्टर ऑल अब याद रखें कि जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, याद रखें कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस देखते हैं ये है चाणक्य आईएएस एकेडमी, चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सिविल्स विद आकाश। और यदि आपको इसके किसी बैच से ज्वाइन होना है, जैसे कि लाइक यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं ये अभी वर्तमान में चल रहे हैं, यदि आपको इनसे ज्वाइन होना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग टीम, जिसका कांटेक्ट नंबर है 8264199959 यहाँ पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को और मंडे को एवरी मॉर्निंग 5:30 ज्योग्राफी की क्लास में और साथ में 9 o'clock द हिंदू की क्लास में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।